साल 2010 में पेरिस में एक 91 साल की बूढ़ी औरत की मौत होती है और उसके बाद उसकी फैमिली को यह पता चलता है कि उसके नाम तो पेरिस में एक फुल्ली फर्निश्ड लग्जरी अपार्टमेंट था जो वर्ल्ड वॉर 2 से कंप्लीटली अनटच्ड था। अब ये आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए एक नई बात होगी, राइट? बट पेरिस में ये बिल्कुल नॉर्मल है। आज के तारीख में पेरिस में 26% घर ऐसे ही खाली पड़े हुए हैं। लेकिन द आयरनी इज इतने फ्लैट्स एम्प्टी होने के बावजूद भी पेरिस में होमलेसनेस आज भी पीक पर है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और पेरिस जो एक टॉप ट्रैवल डेस्टिनेशन है और हमेशा टूरिस्ट से जैम पैक दिखता है, उसी पेरिस शहर के लाखों घर वीरान पड़े हुए हैं। इनफैक्ट कुछ 40,000 घरों में तो बिजली का कनेक्शन तक नहीं है। अब मजे की बात तो यह है कि पेरिस गवर्नमेंट इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश तो कर रही है, लेकिन फिर भी काफी सारे चैलेंजेस फेस कर रही है। आखिर कैसे? सबसे पहले समझते हैं कि गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रही है। गवर्नमेंट बेसिकली रेंट कल्चर को प्रमोट करने के लिए फ्लैट ओनर्स को फ्लैट के साथ ब्लैंकेट्स और क्रॉकरी जैसे बेसिक चीजें फ्री दे रही है। पेरिस में खाली घरों को लेकर दो कॉन्सेप्ट्स है, वेकेंट और अनऑक्यूपाइड होम। अब वेकेंट होम का मतलब एक ऐसा घर जो अनफर्निश्ड है और पिछले 30 दिनों से खाली है। वहीं पर अनऑक्यूपाइड होम की अगर हम बात करें तो ऐसे घर जो फुल्ली फर्निश्ड तो है लेकिन उनमें कोई रहता ही नहीं है। और आज पेरिस में ऐसे 17.4% यानी कि 2 लाख से भी ज्यादा अनऑक्यूपाइड घर है। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी पूरे पेरिस शहर में 3000 लोग होमलेस हैं। अब पेरिस शहर के घर खाली होने की सबसे पहली बड़ी वजह है पेरिस में चल रहे हाउसिंग क्राइसिस यानी घरों की कमी। तो पेरिस सिटी में ना लोगों की एवरेज सैलरी कुछ 2500 यूरोज है, लेकिन वहां के प्रॉपर्टी प्राइसेस ऑन एन एवरेज 10,500 यूरोज पर स्क्वायर मीटर से भी ज्यादा है। एंड माइंड यू, पिछले 25 सालों में पेरिस के प्रॉपर्टी प्राइसेस 400 गुना बढ़ गए। अब इसी परचेसिंग पावर के डिफरेंस के चलते आज मिडिल क्लास पेरिसियंस अपना खुद का घर अफोर्ड नहीं कर पा रहे। इसीलिए पेरिस आज दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव सिटी भी बन चुकी है। इंडिया की सबसे एक्सपेंसिव सिटी मुंबई के कंपैरिजन में पेरिस के घर 197% ज्यादा महंगे हैं, विच इज अ ह्यूज डिफरेंस। और यही एक इंपॉर्टेंट रीजन है कि पेरिस में मोस्ट ऑफ द अपार्टमेंट्स खाली पड़े। अब इससे ये तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि आज के डेट में पेरिस में एक मिडिल क्लास का घर ओन करना काफी मुश्किल है और इसीलिए मोस्ट ऑफ द पेरिसियन घर रेंट पर लेते हैं। पेरिस में ना रेंट कल्चर काफी प्रोमिनेंट है और इसी वजह से वहां की गवर्नमेंट ने काफी स्ट्रिंजेंट लॉज बनाए हैं और रेंटेड फ्लैट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक तो ओनर फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट रेंट कर सकता है या फिर अनफर्निश्ड को। अब इसमें भी काफी स्ट्रिक्ट रूल्स है। अगर ओनर फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट को ऑफर करता है तो डेफिनेटली उसे कंपैरेटिवली ज्यादा रेंट यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 1200 यूरोज का रेंट मिलेगा। बट फर्निश्ड फ्लैट में गवर्नमेंट ये मेक श्योर करती है कि ओनर अपने टेनेंट को ब्लैंकेट्स, फ्रिज ये सब से लेकर क्रॉकरी तक सारी चीजें कंपलसरीली प्रोवाइड करे। और अगर इन फ्यूचर ये सारे आइटम्स अगर खराब हो जाए तो ओनर उसे भी रिप्लेस करके देगा। इन केस ओनर अगर ऐसा नहीं करता है तो टेनेंट के पास पूरा राइट होता है कि वो एग्जिस्टिंग रेंट अनफर्निश्ड फ्लैट के रेट्स के हिसाब से पे करे। ऑब्वियसली अनफर्निश्ड फ्लैट्स के रेंट पेरिस में कम है, यहाँ पर कुछ 1000 यूरोज के करीब है। बट अनफर्निश्ड फ्लैट्स का ना एक और डिसएडवांटेज ये भी है कि उन फ्लैट्स की 70% रेंट अमाउंट टैक्सेबल होती है। वहीं फर्निश्ड फ्लैट्स को टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, यानी कि उनका बस 50% रेंट अमाउंट ही टैक्सेबल होता है, प्लस इस टैक्सेबल अमाउंट में वो अपने एक्सपेंसेस को भी एक्सक्लूड कर सकते हैं। अब पेरिस के खाली होने का दूसरा सबसे इंटरेस्टिंग रीजन है प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस। आज पूरे पेरिस में कुछ घर इसीलिए भी बंद है क्योंकि वो इनहेरिटेंस लॉ के केस में फंसे हुए हैं। अब ऐसा इसीलिए क्योंकि पेरिस में स्पाउस के डेथ के बाद प्रॉपर्टी डायरेक्टली डिपेंडेंट्स को ट्रांसफर नहीं की जाती है। वहां प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस का एक काफी लेंथी प्रोसेस होता है और कुछ केसेस में तो लोगों को पता भी नहीं होता कि उनके नाम पर कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी मौजूद है। कुछ ऐसे ही केस 2010 में साउथ फ्रांस में हुआ था, जब एक 91 इयर्स की लेडी के मौत के बाद उसके फैमिली को यह पता चला कि उसके नाम पर एक फुल्ली फर्निश्ड अपार्टमेंट पहले से ही मौजूद है। तो पेरिस में घर खाली होने का तीसरा बड़ा रीजन है सेकंड होम्स। सेकंड होम आपके प्राइमरी रेसिडेंसी के अलावा एक दूसरा घर होता है जहां पर आप वीकेंड्स या वेकेशन बनाने जाते हैं। और पेरिस में ऐसे 1,26,000 घर सेकंड होम्स है यानी कि खाली है। एंड इंटरेस्टिंगली पेरिस के इन सेकंड होम्स के मेजॉरिटी ओनर्स फॉरेन नेशनल्स हैं, जिसका मतलब एक पर्टिकुलर वेकेशन टाइम पर ही यहाँ पर घर ओपन होता है। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो वेकेशन टाइम के अलावा ये घर आपको मोस्टली वेकेंट ही दिखेंगे।
पर इसमें भी एक प्रॉब्लम है। ऐसे सेकंड होम्स की वेकेंसी को अवॉइड करने के लिए पेरिस गवर्नमेंट सेकंड होम टैक्सेस इंपोज करती है। अब इन्हीं टैक्सेस से बचने के लिए कुछ होम ओनर्स अपने अपार्टमेंट्स को शॉर्ट टर्म रेंटल पर दे देते हैं। सो पेरिस में रूल है कि लीगली आप साल के 120 दिनों के लिए अपने घर को रेंट पर दे सकते हो, लेकिन इस लिमिट के ऊपर रेंट करने के लिए आपको अथॉरिटीज की परमिशन लगती है और इनफैक्ट उस प्रॉपर्टी को भी रेजिडेंशियल से होटल एकोमोडेशन में कंसिडर किया जाता है, जिसके और भी हायर टैक्सेस लगते हैं। और इसीलिए मोस्ट ऑफ दी सेकंड होम ओनर्स अपने फ्लैट को वेकेंट रखना ज्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन वो बात अलग है, कई सारे पेरिसियंस ने इसका भी एक लूप होल ढूंढा है, क्योंकि वहां के होम ओनर्स अब घरों को एयरबीएनबी पे लिस्ट कर रहे हैं। अब एयरबीएनबी, जैसे यू मे नो, एक प्रॉपर्टी लीजिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें ओनर्स अपने फ्लैट को 150 से 300 यूरोस के पर डे रेंट रेट पर रेंट कर सकते हैं। एंड माइंड यू, ये डील उनके लिए काफी प्रॉफिटेबल भी है, क्योंकि जहां एक महीने में मोस्टली रेंटल से वो 1000 से 1500 यूरोस कमाते हैं, वहीं पर एयरबीएनबी के शॉर्ट टर्म रेंटल से वो सीधा डबल यानी 3000 से 5000 यूरोस तक कमा लेते हैं। और इसीलिए पेरिस में शॉर्ट टर्म रेंटल्स की पॉपुलैरिटी काफी बढ़ रही है एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इतनी बढ़ चुकी है कि आज पेरिस में 78,000 एयरबीएनबी प्रॉपर्टीज मौजूद है, जो बाय द वे दुनिया में किसी भी सिटी से सबसे ज्यादा है। वेल, पेरिस पहले से ही सेकंड होम डेस्टिनेशन नहीं था, उसके ऐसा बनने की एक काफी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। तो देखो, किसी भी एरिया को मॉडर्न वे में रिकंस्ट्रक्ट करने के बाद जब वहां पर हायर लिविंग स्टैंडर्ड वाली कम्युनिटीज आकर रहती है तो उस प्रोसेस को जेंट्रिफिकेशन कहते हैं। और पेरिस के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 19th सेंचुरी के पहले पेरिस में वर्किंग क्लास रहा करती थी, लेकिन फिर साल 1870 में फ्रेंच एम्परर नेपोलियन III ने जॉर्जस यूजीन हॉसमैन नाम के एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को पेरिस के रिनोवेशन, जिसे द रिन्यूअल ऑफ पेरिस कहा गया, उसकी जिम्मेदारी सौंपी। इसके तहत हॉसमैन ने पुराने पेरिसियन बिल्डिंग्स और एवेन्यूज को तोड़कर कंप्लीटली नया बनवाया, जिससे पेरिस वेल्दी और रिच टूरिस्ट को और भी ज्यादा अपीलिंग लगी। अब इससे हुआ ये कि पेरिस का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफी हाई हो गया, लेकिन इस हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को वहां के वर्किंग क्लास अफोर्ड नहीं कर पाए और वो सिटी के आउटस्कर्ट्स में शिफ्ट होने लग गए। अब जेंट्रिफिकेशन के दो आउटकम्स होते हैं, एक तो पॉजिटिव आउटकम जिसमें जेंट्रिफिकेशन से सिटी में नए इन्वेस्टमेंट्स आते हैं और उन नेग्लेक्टेड एरियाज का भी इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। लेकिन यहाँ पर एक दूसरा नेगेटिव आउटकम भी होता है, जिसमें वो एरिया या सिटी सडनली काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है। वेल, पेरिस के केस में नेगेटिव आउटकम ज्यादा स्ट्रांगली हिट किया और ये भी पेरिस के एम्प्टी होने का एक मेजर रीजन है, क्योंकि जैसे मैंने कहा सब कुछ अफोर्डेबिलिटी के बाहर हो गया और इसीलिए मिडिल क्लास पेरिसियन सिटी के आउटस्कर्ट्स में सेटल होने लगे और मेन सिटी में सिर्फ रिच सेकंड होम इन्वेस्टर्स के ही घर रह गए। अब इसका बेस्ट एग्जांपल है पेरिस का ले मराय नेबरहुड, जो किसी वक्त में ना पेरिस के वर्किंग क्लास का हब हुआ करता था। स्पेशली यहाँ पर ज्यूइश कम्युनिटी रहा करती थी, लेकिन आज यही नेबरहुड पेरिस का सबसे एक्सपेंसिव और फैशनेबल एरिया बन गया है। नाउ ऑब्वियसली फ्रेंड्स, इस सबसे पेरिस गवर्नमेंट भी चिंता में ही है और इसीलिए उन्होंने इस हाउसिंग क्राइसिस को टैकल करने के लिए कुछ सॉल्यूशंस भी ढूंढे हैं, जिसमें सबसे पहले तो उन्होंने फर्स्ट टाइम घर लेने वाले पेरिसियंस के लिए 10,000 यूरोस का ग्रांट दिया है, जिससे कि उन्हें घर खरीदने में हेल्प हो सके। और ग्रांट के अलावा गवर्नमेंट खुद हाउसिंग लोन्स भी प्रोवाइड कर रही है, वो भी बैंक से कम इंटरेस्ट पर। एंड नॉट जस्ट लो इंटरेस्ट लोन्स, पेरिसियन गवर्नमेंट तो प्रेट अ टॉक्स जीरो और पीटीसी नाम के एक स्कीम के अंदर इंटरेस्ट फ्री लोन्स तक देती है। बेसिकली पीटीसी ऐसे लोगों को मिलता है जिनके ऊपर ऑलरेडी लोन्स है और वो नया घर परचेज करना चाहते हैं। और फ्रेंच गवर्नमेंट की अगर बात करें तो वो भी पेरिस में सोशल हाउसिंग यानी सब्सिडाइज घर बना रही है, लेकिन घर बनाने के साथ उन्होंने सेकंड होम्स को रेंट पर देने के लिए एनकरेज करने के लिए जोन 10 लॉ भी पास किया है। और इस लॉ के तहत जिन एरिया में हाउसिंग की डिमांड सबसे ज्यादा है लेकिन हाउसिंग की शॉर्टेज है, ऐसे एरियाज में लोकल गवर्नमेंट वेकेंट सेकंड होम्स पर 60% एडिशनल टैक्स इंपोज करती है। यानी सिंपली समझे तो किसी वेकेंट प्रॉपर्टी का टैक्स है 100 यूरोस, तो ओनर को इस पर 60 यूरोस यानी कि टोटल 160 यूरो का टैक्स भरना पड़ेगा अगर वो अपना घर खाली रखता है तो। अब अगर देखा जाए ना फ्रेंड्स, तो यूरोप में पेरिस ही सिर्फ एक ऐसी सिटी नहीं है जो एम्प्टी है। इसके अलावा भी कुछ और यूरोपियन सिटीज है जैसे कि एम्स्टर्डम और वियना, लेकिन उनके प्रॉब्लम से डील करने के लिए उनकी गवर्नमेंट ने दूसरे अलग अलग इनोवेटिव वेज निकाले हैं। जैसे एम्स्टर्डम में लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए घर खाली रखने पर ओनर को 9,000 यूरोस का फाइन पे करना पड़ता है और इसके अलावा वहां की गवर्नमेंट पुरानी बिल्डिंग को रीयूज भी करती है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है ये एम्स्टर्डम बेस्ड घर जो पहले एक जिम्नेशियम हुआ करता था, और ये भी वियना की गवर्नमेंट बिल्डिंग जिसमें पहले कॉमर्स डिपार्टमेंट ऑपरेट करता था, लेकिन उनके शिफ्ट होने के बाद इस पूरे बिल्डिंग को आज अलग अलग पर्पस के लिए रेंट किया जाता है। और अगर इस वीडियो को देखकर आपको मजा आया तो एक लाइक जरूर ठोकना। एज ऑलवेज फ्रेंड्स, स्टे क्यूरियस,
कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।